Hello FMG and NEET PG aspirants, my name is Dr. Mohammad Saif Niazi, and in this video I'll be laying down some important tips as to how you should approach for your preparation of this examination. देखिए FMG और NEET PG जो है कोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, NEET PG में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रिपरेशन के दौरान घूम फिर के बाद यहीं पे आ जाती है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अगर पूरी तरीके से फॉलो करेंगे सो देयर विल बी गारंटीड सिलेक्शन विदाउट एनी डाउट। पॉइंट्स बहुत सिंपल लगेंगे बट इफ़ यू एग्जीक्यूट देम प्रॉपरली दिस इज गोना डू वंडर्स फॉर यू। ओके, सो द मैसेज इज एस्पायर, परस्पायर एंड फाइनली इंस्पायर। तो आते हैं पहले इंटेंट पे। इंटेंट मतलब डिक्लेरेशन। ये जो वीडियो है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो प्रिपरेशन के बीच में है और उनको अगर लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से रैंक्स नहीं आ रही हैं मॉक टेस्ट में जैसे आना चाहिए, तो दीज पॉइंट्स आर गोना हेल्प यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट, डिक्लेयर टू योरसेल्फ with the clarity of mind that yes, I want to do PG, I want to become whatever you want to become, or at least I want to score this rank. तो ये डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट अनडाउटेडली आई विल पुट माई ऑनेस्ट एफर्ट इन दिस। ओके, तो ये एग्ज़ाम ऐसे नहीं देना, इस इंटेंशन से नहीं देना है कि यार इस बार दे के देखते हैं होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लैरिटी ऑफ माइंड, और कुछ डेविएशन नहीं, कोई प्लान भी नहीं, दिस क्लैरिटी कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होना ही है और उस हिसाब से मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट एफर्ट डालना है। सो दीज टिप्स will guarantee our selection. So I'll be talking in terms of guaranteed selection only. अब मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। पहली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, अवॉइड डूइंग जेआरशिप। देखिए जब भी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है या अगर आपका ड्रॉप ईयर भी चल रहा है या जो भी है, कोशिश करिए जेआरशिप ना करनी पड़े। द ओनली रीज़न यू शुड बी डूइंग जेआरशिप इज़ अगर कुछ सीरियस फाइनेंशियल इशूज़ हैं, अदरवाइज डोंट डू जेआरशिप। करने वाले तो जेआरशिप के साथ भी सिलेक्ट हुए हैं, बट एज आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ गारंटीड सिलेक्शन, तो जेआरशिप मत करिएगा। भले आपको डिपार्टमेंट मिल रहा हो जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, पर तब भी जाना पड़े, बट डोंट डू जेआरशिप। नेक्स्ट थिंग आती है सॉर्ट आउट ऑल योर पर्सनल इशूज़। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ मैं आपको। जो भी पर्सनल इशूज़ हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इशूज़ हैं, फैमिली इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, जो भी हो, उनको उस टाइम के लिए जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करिए आप। सॉर्ट आउट का मतलब कैंसिल नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है। सॉर्ट आउट का मतलब ट्राई टू कम टू पीस एज सुन एज पॉसिबल विद दैट पर्टिकुलर इशू। अगर लगता है कि वो इशू उस टाइम सॉल्व हो सकता है, करो उसको सॉल्व। नहीं हो सकता तो जस्ट कीप इट असाइड, गिव इट सम टाइम, टाइम विल हील, टाइम विल डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। बट उस थॉट प्रोसेस के, उस थॉट्स की वजह से अगर आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी तो फिर कुछ मतलब नहीं है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। सो as soon as you're about to start your preparation, sort all these issues. Next है no to social media. ये थोड़ा सा क्लिशे साउंड करेगा बट सोशल मीडिया अभी इस टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। नॉट ओनली सोशल मीडिया, टीवी सीरीज एंड मूवीज एंड प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स। ओके, तो बात ये नहीं है कि आप कितना टाइम बिताते हो सकता हो आप ये बोलें कि भाई पूरे दिन में मैं सिर्फ 5 मिनट देखूंगा इंस्टाग्राम या आधा घंटा देखूंगा इंस्टाग्राम, तो आधे घंटे का 1-2 घंटा तो हो ही जाता है, बिकॉज वंस यू एंटर इनसाइड, वंस यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, यूल कीप ऑन स्क्रोलिंग। बात ये कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं, मतलब आपका आधा घंटा जब हो जाता है उसके बाद भी कुछ भी अगर आपने ऐसा कंटेंट देख लिया जिसका इम्पैक्ट दिमाग में रहा तो वो बाद में भी रहता है। सेम गोज फॉर टीवी सीरीज़। ये सोचा कि एक एपिसोड देखेंगे डिनर करते टाइम, एक एपिसोड देख लिया, उसके बाद सोचा कि अब पढ़ाई करेंगे, वो नहीं हो सकता, बिकॉज दीज टीवी सीरीज़ are made on the basis of human psychology. पहला एपिसोड को इस तरीके से ख़त्म करेंगे आप मजबूर हो जाएं कि आपको सेकंड एपिसोड देखना पड़े। सो इस विशेष सर्कल में आप फंस जाएंगे और इवेंचुअली ये होगा, यू विल कंप्लीट द होल सीरीज इन वन नाइट एंड नेक्स्ट डे यू विल बी गिल्टी अबाउट इट, और फिर ऐसी नेक्स्ट सीरीज आप स्टार्ट कर देंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस, इट्स नॉट द टाइम विच दे कंज्यूम। जब भी आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी रहते हैं, आपके दिमाग में वो चलता रहेगा। एंड सेम इज फॉर वीडियो गेम्स ऑल्सो। सो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम टीवी सीरीज, स्टे अवे फ्रॉम मूवीज, स्टे अवे फ्रॉम प्ले स्टेशन।
और एब्सोल्यूट है ये, मतलब इसमें ये नहीं कि 5 मिनट, नॉट इवन अ ग्लिम्स। बिल्कुल जो भी आपका गैजेट है इसको बिल्कुल साइड में रख दो। अगर आपको लगता है कि भाई हमें बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ इससे पता चल जाएगी, तो वो और भी तरीके हैं इन्फॉर्मेशन पाने के आपके पास। जब ये सब नहीं था तब पहले भी लोगों को मिल जाती थी इन्फॉर्मेशन। तो इट्स मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, सो जस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स असाइड। नेक्स्ट है पुट अप अ नोट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लगेगी कि हाँ भाई एक रैंक 1 के हाँ भाई, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, या वेयर यू वॉन्ट टू गो, लाइक एम्स और PGI, और if you're not clear about this, then rank 1 and only 1. Put this note over your table or on the wall. ये लगेगा बड़ा सिंपल सा कि हाँ भाई ये हम पहले भी सुनते आए हैं, पर अब इसमें अलग क्या है? नहीं, अलग है इसमें, बिकॉज वंस यू राइट इट डाउन, वंस यू पुट इट देयर, यू हैव डिक्लेयर्ड, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू योर सेल्फ, दैट ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मुझे करना है। नाउ इमेजिन, कई बार आप इतने ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं तब भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये सोचिए कि फर्स्ट रैंकर ने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी होगी। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं सोशल मीडिया के, टीवी सीरीज के, जो भी हैं, अगर वो मन में आते हैं और व्हेन यू सी दिस, तो कम से कम आप ये ज़रूर सोचना कि अगर मेरी फर्स्ट रैंक आनी है तो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। सो ये डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस लिटिल थिंग विल डू वंडर्स। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। उसी टाइम अभी के अभी रैंक 1 एंड ओनली 1 ये लिख के अपनी टेबल पे लगा देना। अगली चीज़ आती है एक्शन, परस्पायर, एग्जॉस्शन। ओके, तो अब एक्शन मतलब ये है कि नाउ यू हैव मेड द इंटेंशन। नाउ एक्शन मतलब ये है कि नाउ व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना है। देखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी या जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं कि इस सब्जेक्ट को, इसके सब्जेक्ट के सिलेबस को कैसे पढ़ना है, वो आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स बताएंगे। आई विल बी टॉकिंग इन जनरल, ओवरऑल, ओके, कि ओवरऑल किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ be systematic and organized, and compile and concise the content to make the revision easy. Okay? कोर्स बहुत ज़्यादा है, कोशिश करना है एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यू हैव टू बी थॉरो विद द मेजर सब्जेक्ट्स। और जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, खासकर जब पहली बार पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी नॉट ओनली टू लर्न द सब्जेक्ट, बट ऑल्सो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि आपका आगे जाके रिविजन आसान हो। सो कंपाइलेशन मीन्स जो भी कंटेंट, जो भी आप नोट्स से या बुक से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो भी कंटेंट है वो वही होना चाहिए। अगर बाद में कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पता चलता है उस टॉपिक से रिलेटेड, सो इमीडिएटली एट दैट पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। नहीं तो मैटर अगर इधर उधर फैल जाएगा तो आपको बाद में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके जो ट्रीटमेंट था वो मैंने कहीं और से पढ़ा था और ये कहीं और से पढ़ा था, तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड। सो कंपाइलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, कंपाइलेशन में कभी कभी एक बार चीज़ सिलेबस हो जाता है आपको उस सब्जेक्ट का, और जब बाद में टेस्ट होता है तो उसमें कभी कभी टेस्ट सॉल्विंग के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता चलते हैं। वो पॉइंट्स उसी दौरान आपको अपने जो पेरेंट टेक्स्ट है, जो पेरेंट कंटेंट है, उसमें ऐड करना चाहिए। दिस इज कंपाइलेशन। एंड ऑल्सो कंसाइज द कंटेंट। कंटेंट जितना लिमिटेड होगा, नॉट इन इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इन वॉल्यूम। मीन्स अगर जिस चीज़ का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिस चीज़ के आप नेमोनिक बना सकते हैं ईजी टू रिमेंबर के लिए, जिस चीज़ का आप पिक्चर बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कहीं किसी बुक का ही हो, अपना खुद के इमेजिनेशन से बनाइए आप, क्योंकि नेमोनिक्स जो होते हैं उनसे चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होती हैं, रिकॉल हो जाती हैं। ये कंसाइज करने का एक पार्ट होता है। और इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ यही है कि आपका रिवीजन आसान हो, क्योंकि बाद में जब रिवीजन की बात आती है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोर्स उतना ही ज़्यादा है और पूरा रिवाइज करना है, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो अगर कंटेंट कंपाइल्ड रहेगा और कंसाइज रहेगा तो आपको
काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो ये डिसाइड करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पढ़ा हुआ है पर अगर रिवाइज नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज द कोर्स इज़ वेरी वॉलेटाइल। कितना भी आपने समझा हो, कितना भी अच्छे से आपने कंसेप्ट क्लियर रखे हो, बट यू नीड रिविजन। तो उसके लिए ये प्रिपरेशन है। यू हैव टू बी सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, one subject at a time, okay, and compile and concise the content, very important. Next is start early, aggressively and be consistent. बात वही है, जैसे कि आप जिम जाते हैं या कोई किसी को देखा हो जो जिम जाते हैं, जो लोग भी रेगुलर जिम जाते हैं, मैं रेगुलर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं मीन्स दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्टली गोइंग टू द जिम। उनमें भी कई लोगों में रिजल्ट्स दिखते हैं, कई लोगों में रिजल्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है, ओके। बट पहली शर्त है कि वो जा रहे हैं। सेम गोज फॉर यू, स्टार्ट अर्ली, एग्रेसिवली एंड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, उसमें थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व रहोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ और मेरे साथ वाला नहीं कर रहा है, तो शायद इसलिए वो मुझसे आगे हो, मैं इससे आगे नहीं हूँ। तो यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू विल ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहेंगे अपने प्रिपरेशन में, यू विल बी आउट ऑफ द गेम। सो कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी अफेक्टेड विद फेलियर्स। जो मॉक टेस्ट आप देंगे तो उसमें अगर रैंक अच्छी नहीं आएगी शुरुआत में नहीं आएगी अच्छी रैंक, भले आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ के दिया हो, बट मोस्टली नहीं आती है रैंक अच्छी। और अगर आ भी जाएगी तो वो कंसिस्टेंटली सही पेस पे नहीं रहती है। वो धीरे धीरे आप बाद में एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब कंसिस्टेंसी से ही आती हैं। स्टार्ट अर्ली एंड एग्रेसिवली। जितना टाइमली, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, उतना अच्छा है। और एग्रेसिवली मतलब उसमें कुछ ये नहीं कि थोड़े दिन का आधा टाइम में कुछ और कर रहे हैं, नहीं, थ्रू आउट द, मतलब प्रॉपर पढ़ाई चालू कर दी, मतलब प्रॉपर पढ़ाई चालू कर दी। देखा जाए तो 1 ईयर इज़ ऑल्सो लेस फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गारंटीड सिलेक्शन चाह रहे हैं तो फिर उस हिसाब से तो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि इस क्वेश्चन का कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली कर रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन मैटर नहीं करेगा, बट एनीवेज पूछा जाता है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। सिंपल सा आंसर है, स्टडी व्हाइल यू आर अवेक। अब आप भले 10 घंटे भी सो लें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि मैं जो आगे के पॉइंट्स बताऊंगा वो बाकी चीज़ों को सेटल कर देगा, ओके। तो जब तक जगे हुए हो तब तक पढ़ना ही पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। द मोस्ट यू कैन डू इज़ पूरे हफ्ते में कोई एक दिन का हाफ डे या जस्ट द इवनिंग पार्ट यू कैन कीप फॉर एंटरटेनमेंट, अदरवाइज कीप रेस्ट ऑफ द डेज फॉर स्टडीज। मील्स, अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा पर्सनल उसमें जा रहा हूँ, बट जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं प्रिपरेशन, वो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, बट आप एज कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से आपको एज मिलेगी, एक डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, वो ये सब चीज़ें होती हैं। मील्स का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि 7 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए पर मील आपका। ये भी ज़्यादा ही है, बट ठीक है, 7 to 10 मिनट्स इज़ फाइन। और उस दौरान एक और कोशिश करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, मतलब रोटी चावल थोड़ा कम रहे। यू कैन गो विद वेजीज एंड अदर प्रोटीन, बट कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म नहीं करने चाहिए, बट थोड़े से कम होने चाहिए, बिकॉज दे मेक यू फील ड्राउजी। तो एक उसमें रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 7 to 10 मिनट्स में, मतलब उसके साथ कोई टीवी सीरीज़ नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, बिकॉज अगर आपकी आदत है, यूजुअली आदत होती है, सबकी होती है, गेट रिड ऑफ दिस। नहीं तो एक मूवी स्टार्ट करी, मील स्टार्ट किया, उसके बाद जब देखना चालू कर दिया, फिर मूवी ख़त्म होके ही आप उठेंगे। गेट रिड ऑफ ऑल दिस। ये नहीं कह रहा हूँ कि खाने के जब आप खा रहे हैं तब पढ़ना है, नहीं, डोंट स्टडी while you're eating, but give your mind a rest while you're eating. So enjoy your meal, but 7 to 10 minutes is more than enough. और लाइट मील रहेगा तो उसके बाद की पढ़ाई में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट है हाफ आवर वर्कआउट विच टू मेंटेन हाई पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है
इनमें से जो भी मैंने आपको बताया ये कुछ नया नहीं पता है, प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की, लोग अप्लाई नहीं करते इसको, और फिर और अगर शुरुआत में अप्लाई भी कर भी लेंगे तो बाद में कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाफ अ वर्कआउट या जो भी एक वैसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे जो आप रेगुलरली करते हैं, दिस विल एक्चुअली एड अप टू योर कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, और मन को खुद ये भी लगे कि हाँ भाई मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो आई एम डूइंग अनदर थिंग दैट इज़ आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी टू स्टे फिट। हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं हो सकता तो भी ठीक है, बट वर्किंग आउट से ये रहता है कि एक पॉजिटिविटी बनी रहती है एंड इट कीप्स योर मूड अपलिफ्टेड, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान कुछ फेजेस जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनके भी कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि जिसमें मूड अपलिफ्ट होता है, मूड डाउन होगा, मूड स्विंग्स होंगे। सो दिस विल ऑलवेज कीप यू एट अ कॉन्स्टेंट पेस। तो अगर हो सके तो बिल्कुल वर्कआउट करना चाहिए। अब एक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट्स, बीट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, बीट ग्रैंड टेस्ट। सबसे ज़्यादा जो आपका रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में वो ये टेस्ट करेंगे। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी कुछ अच्छे से रट लें, पर अगर उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे then there is no use. And the best way to assess whether you are able to apply it or not is to give mock test, and that is the subject wise test or the full syllabus test, that is the grand test. तो ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल सीरियसली देना चाहिए। इनकी प्रिपरेशन इन्हीं के इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका जो शेड्यूल रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा उसका पूरा प्रिपेयर करके उसको ऑनेस्टली देना चाहिए, भले आप किसी सेंटर पे जाके दे रहे हैं या घर पे दे रहे हैं। एक भी टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट के बाद का टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो जब भी आप इन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, ऑलवेज कीप फर्स्ट रैंक इन माइंड। ये नहीं कि टेस्ट बस दे दें। कोई भी सब्जेक्ट है जिसका एक हफ्ते बाद टेस्ट होना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगेन थिंग्स कम डाउन टू गारंटीड सिलेक्शन। तो कीप फर्स्ट रैंक इन ऑन योर माइंड, आपने लिखा भी हुआ है रैंक पर, और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी एक सीरियस प्रिपरेशन होती है उस टेस्ट के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। एक भी मतलब एक भी नहीं, भले वो शॉर्ट सब्जेक्ट हो, लॉन्ग सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपेंस पे टेस्ट मिस नहीं करना है। अनटिल अनलेस वो बहुत लास्ट का टाइम हो, एग्ज़ाम के पास का टाइम हो, और आपको लग रहा है कि किसी शॉर्ट सब्जेक्ट का टेस्ट है और उसकी वजह से मेरा एक मेजर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पोर्शन छूट रहा हो, वो बात अलग है, वो बात की बात है। अभी तो आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपका एनालिसिस करेगा कि आपकी थॉट प्रोसेस कितना इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, कि आपकी जो कैसी थॉट प्रोसेस रहती है क्वेश्चंस करने के दौरान। तो जब भी टेस्ट हो जाए आपका, जब भी जिस दिन भी आपका टेस्ट है और आप जब टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देकर आए, फ्री हुए, थोड़ा सा खाया पिया, वेट फॉर हाफ एन आवर, जस्ट रिलैक्स। उसके बाद उसी दिन टेस्ट पेपर उठाना है, या अगर ऑनलाइन है जैसे भी है, उसको टैली करना है सबसे पहले कि ओवरऑल स्कोर कितना है। स्कोर बहुत अच्छा है तो भी ठीक है, बहुत बुरा है तो भी ठीक है। ना बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना है। स्कोर कम आएगा, मेहनत के बाद स्कोर कम आएगा, बिल्कुल आएंगे, ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कि ऐसा होगा आपके साथ, उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि अब जो आप करेंगे मायने वो रखेगा, इम्पोर्टेंस उसकी है। जब स्कोर टैली कर लिया उसके बाद नाउ इज़ अ टाइम दैट यू शुड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस इट, उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ओके मैंने गलत किया, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं थे, इस डिटेल तक आपको जानना है। तो सॉल्विंग द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पूरे पेशेंस से करना है। इसमें कम से कम अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटे तब भी लगने चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको उसी दौरान अपने पेरेंट कंटेंट में डालना है। इसलिए उस दौरान आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उसकी जो भी बुक्स हैं वो आपके पास रहनी चाहिए।
अब अगर मैं ग्रैंड टेस्ट की बात करूँ तो ग्रैंड टेस्ट जो रहता है उसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि भाई हम ग्रैंड टेस्ट दिया, हमने स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन में दिया, उसमें हमने ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो कवर किए नहीं, एक दो सब्जेक्ट वाइज ही टेस्ट हुए, फिर अब हमने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट हमें वो कैसे पता चलेगा। देखिए थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है कि अगर कोई टॉपिक आया पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे, कोई क्वेश्चन आया उसमें कुछ आपको ऐसा पॉइंट लगा कि हाँ भाई ठीक है ये ना कभी सुना है या कुछ नहीं, उसको आप तब भी अपने जो भी मेडिसिन के आपके पास पेरेंट बुक है या जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो उस ग्रैंड टेस्ट को आप संभाल के रख सकते हैं, जब भी वो चीज़ डिस्कस होगी यू कैन टेक आउट दैट पेपर एंड यू कैन ऐड दैट कंटेंट। बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खासकर सब्जेक्ट वाइज में, क्योंकि ये आपका कंपाइलेशन का पार्ट है। तो उसी दौरान अगर आप उसको ऐड कर दोगे कंटेंट को तो इवेंचुअली यू विल हैव अ गुड कंपाइलेशन, और ये आपको एज रहेगी कि हाँ भाई ठीक है। तो टेस्ट देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट में अपियर होना, अपनी रैंक असेस करना, अपने मार्क्स असेस करना, उसको उसका मैक्सिमम एडवांटेज आप तभी निकालेंगे जब आप इसको आके घर आके सॉल्व करेंगे, उससे जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है उसको आप ऐड करेंगे अपने पेरेंट कंटेंट में और बाद में उसको भी पढ़ेंगे। और कई लोग यहीं पे मिस कर जाते हैं, जहाँ मार्क्स टैली किए अच्छे मार्क्स नहीं आए, बस मन नहीं कर रहा, दूर हट गए। नहीं, बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई इंस्टेंसेस ऐसे होंगे कि आप बहुत मेहनत करके जा रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ के जा रहे हैं, बट जो रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट में वो आपकी नहीं आ रही है। डोंट बी डिसहार्टेंड, जस्ट होल्ड द रोप एंड स्टे कंसिस्टेंट। कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी तरफ से, जो भी रिजल्ट मॉक टेस्ट में आ रहा है उससे डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आपने अगर इफ़ वंस यू गेट डिरेल्ड, एक भी टेस्ट आपने सीरियसली नहीं दिया, उसकी प्रिपरेशन नहीं करी पुराने टेस्ट के थॉट्स की वजह से, तो आगे जिस सब्जेक्ट का टेस्ट ख़राब किया है, जिस सब्जेक्ट का के बारे में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे उसको करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का या नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आपका। सो ऑनेस्ट एफर्ट देना है, प्रिपरेशन के दौरान रैंक 1 ध्यान रखना है दिमाग में, टेस्ट के दौरान रैंक 1 ध्यान रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर देना है, एक भी पेपर नहीं छोड़ना है मॉक टेस्ट, और आके उसको सॉल्व करना है अच्छे से। अब अगली बात आती है माई सीक्रेट। अपनी प्रिपरेशन के दौरान व्हाइल आई वाज अपियरिंग फॉर द पीजी एग्जामिनेशन, पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आई वाज फॉलोइंग ऑल दिस पॉइंट्स। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन आई वाज आल्सो एनालाइजिंग कि भाई जैसे वही इशू मेरे साथ भी था कि प्रिपरेशन के साथ अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, पर सब्जेक्ट वाइज में इतने अच्छी मार्क रैंक नहीं आ रही है जितनी मैं चाहता हूँ, या फर्स्ट रैंक नहीं आ रही है। तो आई वाज एनालाइजिंग, तो कुछ ना कुछ इशू देखिए निकल ही आता है। अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपकी अगर रैंक अच्छी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है जो फर्स्ट रैंकर और आपके बीच में है। तो इन माई केस आई एनालाइज्ड कि दिन का कुछ वक्त ऐसा है जिसमें मैं उतना इफेक्टिवली पढ़ नहीं पा रहा था। तो लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स मीन्स पूरे दिन में आप अगर ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, ये इसकी ये कंडीशन है कि जब पूरा ऊपर के जो पहले अबव मेंशन पॉइंट्स उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये होता है कि भाई दिन भर पूरा पढ़ाई कर ली, एग्जॉस्ट हो गए, तो दिन का एक वक्त ऐसा आता है जिसमें यूजुअली आप फिर इतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। सो माई केस इट वॉज पोस्ट डिनर कर लिया, लाइट किया, कम टाइम के हिसाब से करता था मैं, लाइट डिनर रखता था, बट उसके बाद भी जो पढ़ाई है वो इतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती थी। तो ये एक इशू था। तो इन दैट केस वन ऑफ माई फ्रेंड्स, डॉक्टर रवि प्रकाश, ही इज़ DM न्यूरोलॉजी फ्रॉम निम्हांस, he was my colleague during that time. We were preparing together, so he came up with a wonderful idea. So there we compiled 250 ultra important topics from the whole syllabus. 250 important topics, जो वो important topics के उन 250 topics में से 90% of the paper will come, वो topics हमने compile किए एक साथ, उसकी एक लिस्ट बनाई। टॉपिक्स कोई बहुत अलग नहीं है, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके प्रॉफ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या उनके प्रिपरेशन के लिए अपन जो बुक में टिक मार्क करते हैं कि भाई ये पढ़ लेना है, जो अपने सीनियर से जो टिक मार्क कराते हैं, ये वही टॉपिक्स हैं।
लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर मेडिसिन में देखा जाए प्लेसेंटा प्रीविया, रप्चर प्लेसेंटा, और इसमें अगर सर्जरी में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, कोलिसिस्टाइटिस, टॉपिक्स लाइक दिस। ओके, ये टॉपिक्स हमने लिखे। रफली इट केम आउट टू बी 250। आप लोग के थोड़े ऊपर ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 300 से कम ठीक है, चल जाएगा। फिर इन टॉपिक्स की जब हमने लिस्ट बनाई थी तो उसमें हमने ये किया कि हर दिन का एक टॉपिक रखते थे, हर दिन के 5 टॉपिक्स रखते थे। वो कभी वो 3 पढ़ाते थे, कभी मैं 3 पढ़ाता था, वो 2 मैं 2, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। अगर टॉपिक बड़ा होता था काफ़ी ज़्यादा तो एक टॉपिक डॉक्टर रवि यूज्ड टू डू और 1 टॉपिक आई यूज्ड टू डू। तो डिनर कर लिया, उसके बाद जो भी टॉपिक डिसाइड होते थे उसका हम 2 घंटे खुद पढ़ते थे, वो अलग पढ़ते थे, मैं अलग पढ़ता था। तो रफली रात को 11 साढ़े 11 बजे हम दोनों फिर वॉक पे निकल जाते थे। वो अपना टॉपिक मुझे पढ़ाता था, मैं अपना टॉपिक डॉक्टर रवि को पढ़ाता था। तो इस तरीके से एक तो हमारा जो लीस्ट प्रोडक्टिव आवर था वो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट हो गया था, एंड दैट इज़ वेरी एफिशिएंट। शर्त उसकी ये थी, और आपको भी जो पार्टनर ढूंढना है उसकी शर्त ये है कि भाई हाँ, वो सामने वाला बंदा भी सीरियस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो भी ऑनेस्टली इस तरीके से पढ़ाई कर रहा हो कि जिस तरीके से आप कर रहे हो। तो उस केस में वो जब फैक्ट्स पढ़ाते थे, वो जब आपको जो डॉक्टर भी जब फैक्ट्स पढ़ाते थे मुझे, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ कभी कभी पता चल जाती थी कि हाँ भाई ठीक है, जो इस बुक में भी नहीं है तो वो मैं लिख लेता था। कभी कभी मैं कुछ ऐसा बता देता था जो जिस बुक से उन्होंने पढ़ा है उसमें नहीं रहता था। तो इस तरीके से अगेन थिंग्स आर कमिंग डाउन टू कंपाइलेशन। तो उनका भी कंटेंट कंपाइल हो जाता था अच्छे से, मेरा भी कुछ ऐड ऑन हो जाता था। मेन चीज़ से वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाता था, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहती है और आप भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाते हो। बट शर्त है ऑनेस्टी, आपको जो भी पार्टनर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। आप दोनों का डिसिप्लिन होना भी ज़रूरी है। तो हमने एक भी दिन मिस नहीं किया था। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 5 साइकिल्स, मतलब एक साइकिल 1-1.5 महीने की अगर आप माने तो ऑलमोस्ट 4 to 5 साइकिल्स वी कंप्लीटेड ऑफ दिस, एंड इट वाज वेरी एफिशिएंट, इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो भले ये लगे कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है, इट्स नॉट अबाउट पढ़ना, हमारा रिविजन होता रहे इन टॉपिक्स का बार बार। तो 5 times रिविजन इज़ लाइक वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिविजन, एंड दैट टू ऑफ दोज टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम पेपर का कंटेंट, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनने हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से बनने हैं। तो इसलिए ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, इट्स वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट थिंग इज़ द डायरी। पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे पास एक डायरी रहा करती थी। उस डायरी में मैं नॉन कंसेप्चुअल, हाईली वॉलेटाइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखता था। नॉन कंसेप्चुअल, हाईली वॉलेटाइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, क्योंकि अगर जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसके बेसिस पे अगर वो जो क्वेश्चन आ जाए, अगर उन्होंने बाई चांस उसका नॉर्मल वैल्यू नहीं दी तो वो पता होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है बट वॉलेटाइल है, कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। मार्कर्स ऑफ बोन फॉर्मेशन, मार्कर्स ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी होता है और याद भी नहीं रहता। कभी कभी बोन फॉर्मेशन कम होगा, बोन का मार्कर बोन डिस्ट्रक्शन के मार्कर में याद आ जाता है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशंस जो हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, जो भले ही आप समझ के याद कर लें उसको, बट इवेंचुअली तो ये चीज़ ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, वॉलेटाइल है और इम्पॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ उस डायरी में कंपाइल करता था। अगर क्लासिफिकेशन जैसे बड़ा चार्ट होता है तो आई टेक अ मिनिएचर फोटोकॉपी फ्रॉम माई पेरेंट कंटेंट एंड आई स्टिक इट इन माई डायरी। तो उससे ये होता था कि अब उस डायरी में इट वॉज अ पावर पैक डायरी, वॉलेटाइल कंटेंट, इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जिसके लिए बार बार रिविजन करना ज़रूरी होता है। तो जब भी ऐसा वक्त आता था कि जैसे मैं बस में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे लगे कि हाँ भाई मतलब यहाँ कुछ पढ़ा जा सकता है, तो वहाँ पे अब कंसेप्चुअल चीज़ तो पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़ भी नहीं पाएंगे आप। तो जो रटने वाली चीज़ है, क्लासिफिकेशन, हाँ एक पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लो, वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए आपके साथ। सो मेक वन डायरी लाइक दिस। जो भी मोस्ट कॉमन है उस डायरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक जब पार्ट में तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था,
एक तरफ मैंने जो फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लाइक नॉर्मल वैल्यूज़ एंड दीज मार्कर्स एंड समथिंग लाइक दिस वो थे, और एक तरफ था मोस्ट कॉमन की लाइन। मोस्ट कॉमन का लाइन मतलब ये कि जब भी मैं पढ़ाई करता था नॉर्मली तो वो चीज़ ऐड करता जाता था। तो ये चीज़ जो थी इससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली मुझे। तो मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ कहाँ, जहाँ पे मेरा एक वैसा टाइम रहता था जहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग टाइम है, कम्यूट का टाइम है, या कहीं बैठे हुए हैं मतलब यहाँ पे, तो उसमें उस डायरी की काफ़ी मदद मिलती थी मुझे। और हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से पहले या हर ग्रैंड टेस्ट से पहले मैं वो डायरी ज़रूर पढ़ के जाता था, पूरी जितनी उस टाइम कंपाइल हो चुकी होती थी वो पूरी पढ़ के जाता था मैं। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे एक एज मिली, जिसकी वजह से मेरा रिविजन स्ट्रॉन्ग रहा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा स्ट्रेंथन रहे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते सब हैं बट उसकी स्ट्रेंथ बना के रखनी पड़ती है, वो रिविजन से ही आती है। तो ये दिस वॉज माई सीक्रेट, इट वॉज एक्चुअली नॉट अ सीक्रेट, बट हाँ दिस आई थिंक दीज टू हेल्प मी गेट एन एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। सो एस्पिरेशन हो गया, पर्सपिरेशन हो गया, एंड आई होप ऑल दीज टिप्स विल हेल्प यू to eventually get selected with a very good rank, hopefully first rank, and eventually after getting selected I hope you will inspire other people also. प्रिपरेशन के दौरान आप जो काफ़ी मेंटल इश्यूज तो नहीं, खैर थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बीच में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ भाई ठीक है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है, मुश्किल हो रही है कंसिस्टेंसी बनाए रखने के, बट ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली इट विल हेल्प यू आउट। और घबराना नहीं है बिल्कुल प्रिपरेशन के दौरान। ये पॉइंट्स बड़े बोल्ड और डायरेक्ट लगे हों आपको, बट दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू बी वेरी सीरियस थ्रू आउट। मतलब मजाक करो, मिलो सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई मतलब पढ़ाई, पढ़ाई के टाइम मतलब पढ़ाई करना है, उसमें बिल्कुल सीरियस रहना है। इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ यूजुअली जो इस ऑनेस्टी से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हो सकता हो एक दो इश्यूज़ का सामना करना पड़े। एक इशू तो ये हो सकता है कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा, कभी कभी तो ठीक है, बट एक ये रहता है कि हमारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हम पढ़ना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। उसका सबसे अच्छा तरीका एक यही है कि जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है उसको उस तरीके से दो जैसे एज इफ इट इज़ योर फाइनल एग्ज़ाम, एज इफ इट इज़ योर मेन एग्ज़ाम। तो तभी आपका एक बेस बना रहेगा प्रिपरेशन का। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं टेस्ट नहीं देता हूँ, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं बुक से, बट टेस्ट नहीं दे रहे हैं जिसमें आपको आपका स्टैंड पता चले, और तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि एग्ज़ाम तो मेरा बहुत लेट है, 1 साल बाद है या 6-7 महीने बाद है, अभी तो बहुत टाइम है। और यहीं आप डिसेप्शन में आ जाएंगे, यहीं आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि एकदम से कोर्स बहुत ज़्यादा आएगा, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा और उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर इवेंचुअली मन ये ऐसा हो ही जाएगा कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कैसे होगा। तो सबसे अच्छी ट्रिक इसकी यही है कि जो भी टेस्ट वाइज एग्ज़ाम होना है वो मोस्ट ऑफली वीक और नेक्स्ट 2 वीक्स में होना ही होते हैं, तो उसके लिए आप उस तरीके से प्रिपेयर करें, उसको उस तरीके से अटैम्प्ट भी करना है जैसे एज इफ इट इज़ योर फाइनल एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी चीज़ है कि प्रिपरेशन के दौरान हो सकता हो आपको लगे कि लाइफ इज़ सो सिंपल एंड सो हैपनिंग फॉर अदर पीपल एंड नॉट फॉर मी। जो आपके पैरेलल कलीग्स हैं, जो दूसरे प्रोफेशन में हैं, वो सेटल हो चुके होते हैं, दे आर अर्निंग वेल, दे आर अर्निंग वेरी गुड। हो सकता हो आपको ये लगे कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बन गया, पर जो डॉक्टर्स जो वेल सेटल्ड हैं वो भी शायद इतना नहीं कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़े से आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बस जो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी वो ये करेगी कि भाई लाइफ के लिए कुछ लोगों के लिए लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान है, एंड लुक हियर आई एम स्टडिंग। तो देखिए इससे डिसहार्टेंड नहीं होना है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जवाब निकालने के लिए कोशिश भी करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, तो इसका कोई जवाब मिलेगा नहीं आपको, और ना ही इसका जवाब खोजना चाहिए आपको। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये जो थॉट है ये सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और कुछ क्रिएट नहीं करेगा। यू शुड बी थैंकफुल कि यू डिड योर MBBS,
अब MBBS कर ली है, नाउ गॉड हैज प्रोवाइडेड यू विद द आर्मामेंटेरियम टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ. ओके, so eventually you are the one who is responsible for your bright future also. तो मेहनत आपको ही करनी है. इन थॉट्स से अगर परेशान रहोगे, इनका आंसर्स देखने की कोशिश करोगे आप, तो परेशान ही रहोगे और आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे. कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर हमें नहीं खोजना चाहिए, बट आगे की लाइफ और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा हैपनिंग, बहुत ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल बनाया जा सकता है. और मेडिकल प्रोफेशन में बिल्कुल ऐसे लोग हैं हु आर डूइंग वेरी वेल, हु आर अर्निंग लॉट इन करोड्स. सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें परेशान होने वाली बात है. बट इस थॉट को ना ही आने दो तो ठीक है, और अगर आ भी जाए तो उसको आंसर खोजने की कोशिश मत करना. यू विल नेवर गेट अ क्लियर कट आंसर एट योर स्टेज. बाद में सब आंसर्स मिलते हैं, बट एट योर पर्टिकुलर स्टेज यू वोंट गेट अ क्लियर कट आंसर. इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, अपना शेड्यूल बनाना है, पढ़ाई करना है और प्रिपेयर करना है अच्छे से, बिकॉज इवेंचुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन selection and no one else. So mark my words, you and only you are responsible for this. So best of luck, my dear aspirants, and I hope you come up with flying colors. Goodbye.